वालेकुम एंड वेलकम बैक टू थिंक बायो विथ राबीला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और थ्री कनेक्टेड टॉपिक है। फर्स्ट है टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, सेकंड है रिपेयर प्रोसेस एंड थर्ड है इंजरीज इन जॉइंट्स। अब बोन्स फ्रैक्चर क्यों होते हैं? बोन फ्रैक्चर्स इसलिए होते हैं, एक तो रीज़न्स ये है कि आजकल जो एक्सीडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट की वजह से बोन फ्रैक्चर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि एज रिलेटेड जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही होती है और बोन्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी बोन फ्रैक्चर्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। और थर्ड जो रीज़न है वो है न्यूट्रिशनल रीज़न। अगर इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट डाइट आप जो इंटेक करेंगे और कैल्शियम आपकी बॉडी में जो है इनसफिशिएंट रहेगा तो भी आपके बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे और सडन ट्रॉमास या आप गिर जाते हैं तो भी फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि फ्रैक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सिंपल फ्रैक्चर्स को क्लोज फ्रैक्चर्स कहते हैं। क्लोज फ्रैक्चर इसलिए क्योंकि जब ये बोन फ्रैक्चर होता है तो इसमें सिर्फ एक लाइन दरार यानी क्रैक पड़ जाता है, लेकिन अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं करता, उसी जगह पे बोन अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता है। अब हमारे बॉडी का जो भी पार्ट हो अंडर स्किन के होता है बोन जो, लेकिन बोन स्किन जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, यानी कि बोन जो है आपको स्किन के बाहर से नज़र नहीं आता, इसीलिए इसको क्लोज फ्रैक्चर कहा जाता है। सेकंड जो है वो है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में ये होता है कि बोन ना सिर्फ क्रैक होता है लेकिन अपनी पोजीशन से हट के पियर्सिंग हो जाती है और आपकी स्किन से बाकायदे वो फील हो रहा होता है कि आपका फ्रैक्चर जो है वो हुआ है और हड्डी आपकी डैमेज होके टूट चुकी है, निकल चुकी है। इससे क्या होता है कि ये स्किन के बाहर से फील होता है, लेकिन ये जो है स्किन से फील नहीं होता। अच्छा, इन दोनों कंडीशंस में आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है, आपकी जो स्किन के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, बोन जो है वो अंदर ही रहता है। अलग जो बोन्स के टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं क्योंकि से बोन डैमेज हो रहे होते हैं। अब जो थर्ड टाइप है वो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में ना सिर्फ ये बोन क्रैक होता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, बल्कि इतना ये इंटेंसिव होता है कि आपकी टिश्यूज़ यानी स्किन के जो टिश्यूज़ हैं उससे भी बाहर निकल आता है और आपकी स्किन और आसपास की जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सिंपल फ्रैक्चर सिर्फ वहाँ पर क्रैक आ जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर में जो हड्डी है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देती है, बोन अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। और ओपन फ्रैक्चर में यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में वो हड्डी आपके स्किन के टिश्यूज़ को टियर ऑफ करके बाहर आ जाती है। सेकंड हमारा टॉपिक है रिपेयर प्रोसेस। रिपेयर प्रोसेस की तरफ यानी कि फ्रैक्चर रिपेयर प्रोसेस की तरफ जाने से पहले आइए समझते हैं कि बोन्स के जो सेल हैं वो किस टाइप के हैं और उनका फंक्शन कौन सा है। जो सबसे पहला, इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं और जो सबसे पहला टाइप है वो ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट बॉन्ड बिल्डर्स होते हैं, ये न्यू सेल जनरेट करते हैं और सेल की ग्रोथ करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी ये इमेच्योर हो सकते हैं, ये कह सकते हैं हम। अब ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं बोन्स के, और बोन्स को जो रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो मिली हुई होती है वो ओस्टियोसाइट की वजह से मिली हुई होती है। अच्छा, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट जब अपनी प्रोड्यूस किए हुए मैट्रिक्स में फंस जाते हैं और मूव नहीं कर सकते तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट से। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ऑस्टियोसाइट जो हैं वो मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट हैं जो एक जगह पे अपनी प्रोड्यूस की हुई मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं और अब जो है इनका काम है बोन्स की मेंटेनेंस को मेंटेन करना, यानी कि बोन्स को रिपेयर तो नहीं, लेकिन उसके अंदर जो डिटॉक्सिफाई मटेरियल है, जो हमारे सेल बाकायदे जो काम कर रहे हैं, वो सारा काम कहाँ होगा? बोन मेंटेनेंस के पास होगा। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या हैं और ये कब जनरेट होते हैं?
ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली जो दो ये सेल हैं ये तो हर टाइम मौजूद होते हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट एट द टाइम ऑफ इंजरी जो है या एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर जो है वो मोनोसाइट जो हमारे इम्यून सिस्टम का जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के जो सेल हैं, ये जब कंबाइन होते हैं और ग्रो करते हैं तो मल्टी न्यूक्लियड सेल बनाते हैं जिसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। अब ये जो सेल हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हैं तो सेल बोन्स के, लेकिन ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के टाइम पे ये प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम क्या होता है फेगोसाइट्स का, यानी जब बोन्स टूट जाते हैं तो उस टूटे हुए बोन को फेगोसाइट करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं डीकैल्सीफाई करते हैं, यानी मौजूदा कैल्शियम जो उन हड्डियों में मौजूद होता है उनको रिमूव करके रीएब्जॉर्प्शन करवा देते हैं जो बनने वाले न्यू सेल्स की तरफ। अच्छा, ये ऑस्टियोब्लास्ट और जो है ऑस्टियोसाइट्स कहाँ से आते हैं? देखें, पहले स्ट्रक्चर को समझें कि ये हमारे बोन है और बोन का हमने ये इतना सा पार्ट जो है वो स्टडी के लिए उठाया हुआ है। अब इस पार्ट का ये है कि हमारे जो बोन है उनका जो आउटर पार्ट है उसको हम पेरीओस्टियम कहते हैं और इनर जो पार्ट है होलो कैविटी के साइड उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। अब पेरीओस्टियम में क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं और नर्व वेजल्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं, ठीक। अब ये पेरीओस्टियम जो सेल होते हैं वो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, यानी इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। जब ये मेरिस्टेम सेल्स होते हैं तो इनको खुद नहीं पता, ये अनडिफरेंशिएट सेल होते हैं, इनको खुद नहीं पता होता कि हमें किन सेल में डिवाइड होना है। तो वो एट द टाइम जब डिवीजन होती है और उनकी मेच्योरिटी जब होती है प्रोड्यूस होने वाले सेल पे तो पता चलता है कि ये सेल जो है ऑस्टियोब्लास्ट बनने हैं या कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनने हैं। अब कॉन्ड्रियोब्लास्ट कौन से सेल हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है वो कार्टिलेजिस के बोन बिल्डर सेल हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो है रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होते हैं या कंपाउंड फ्रैक्चर जो होते हैं वो सर्जरिकली जो है वो सेट किया जाता है, लेकिन जो सिंपल फ्रैक्चर है अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से किसी फिजिशियन के थ्रू आप उसको रैप कर लेते हैं, जैसे है प्लास्टर वगैरह चढ़ा देते हैं, प्रॉपर स्टिक्स वगैरह लगा के, ताकि एक्चुअली जो बोन है उसकी मूवमेंट रुक जाए, ठीक है, और वहाँ पर क्या कहते हैं उनको रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब वो नेचुरली जो इंटरनली प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे हम कहते हैं हीमाटोमा स्टेज। अब ये स्टेज उसी टाइम एक्टिव हो जाता है जब फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि बोन के सराउंडिंग जो ब्लड वेजल्स होती हैं या बोन के सराउंडिंग जो पेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं, ये सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। अब डैमेज होने की वजह से जो ब्लड है वो उन वेजल्स से बाहर आ जाता है, लीक हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपको कट लगता है और ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जो कट लगता है उस कट लगने से पेरीओस्टियम सेल्स और ब्लड वेजल से जो ब्लड निकलता है वो सराउंडिंग जो फ्रैक्चर है उसके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लड सप्लाई सस्पेंडेड होने की वजह से आपके जो डैमेज जो टुकड़े टुकड़े बॉन्स के रहे होते हैं वो बॉन्स के टुकड़े न्यूट्रिशनल ना मिलने की वजह से वहाँ पर डेड हो जाते हैं और जो एक मैश बन जाता है एक ब्लड क्लॉट का, उसको ही हेमाटोमा कहते हैं। यानी हीमाटोमा जो है वो बेसिकली क्लॉट्स हैं जो ब्लड की वजह से उस टाइम बनता है। अब जैसे ही ब्लड लीक होता है तो हमारे बॉडी में के मौजूद रिसेप्टर्स जो होते हैं पेन सेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस पिक्चर में आप देखें इस बोन में यहाँ पर क्रैक आया है और जो ये ब्लड वेजल जो पेरिओस्टियम में थी वो भी ब्लैक हो गई हैं और ब्लड जो है वो लीक हुआ गया है और ये जो क्लॉट बना है उसे एज अ हीमाटोमा कहा जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे ये क्लॉट बनता है तो ये फर्दर जो ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट कर देता है और एक हीलिंग प्रोसेस का फ्रेमवर्क बनाता है।
सेकंड जो स्टेज है वो है फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि देखें जो पेरिओस्टियम सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। अब वो जो सेल हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो भी एक्सटेंडेड आउट हो जाती है, यानी कि न्यू ब्लड वेजल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं उस फ्रैक्चर की जगह, ठीक है। और पेरिओस्टियम जो डिवाइड होके न्यू ओस्टियोब्लास्ट सेल बनाते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाते हैं। और ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, एक सॉफ्ट मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है, जैसे। और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर्स की प्रोडक्शन कराएगा, बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये बोन फ्रैक्चर हुआ, इस जगह पे अब क्या होगा, ये जो जगह है ये फिलअप होना स्टार्ट होगी। इस तरीके से पेरिओस्टियम जो सेल है वो डिवाइड होकर ओस्टियोब्लास्ट बनाएंगे और ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा ताकि फ्रैक्चर जो है अपनी जगह पे हील हो। और इसके साथ ही साथ जो ब्लड वेजल्स यहाँ पर ब्रेक हुई थी वो अब एक्सटेंड आउट होकर इस हेमाटोमा के अंदर इंटर हो जाएंगी, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर जो है वो क्लोट फॉर्मेशन हुई पड़ी है, ठीक है। अब इसी ही को कहते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू, यानी वो एरिया, वो टिश्यू जिसमें न्यू ब्लड वेजल्स भी हों, न्यू ओस्टियोब्लास्ट सेल्स भी हों और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी हों। अब फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर्स को प्रोड्यूस करवाएगा और वो फाइबर्स जो है धागे की तरह जो बीच वाले गैप्स हैं उसको फिल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उसके रिजल्ट्स में जो बॉन बनता है उसी को हम कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस स्टेज, ठीक है, या कार्टिलेजिनियस कैलस, उस बनी हुई स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेज है वो है बॉनी कैलस फॉर्मेशन और ये अराउंड थर्ड वीक के स्टार्ट होता है। जो सेकंड स्टेज है उसको कंप्लीटिशन में 1 से 3 वीक लगते हैं। हीमाटोमा स्टेज एट द टाइम ही स्टार्ट हो जाता है और ये 3 वीक तक अराउंड स्टार्ट होता है। अब फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो कैलस था वो सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है एज़ कम्पेयर टू बॉनी कैलस, क्योंकि जो बॉनी कैलस होता है अब इसमें डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये ऑसिफाइड होते हैं, यानी कि इनमें कैल्शियम की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब डिपोजिशन होना कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब कि इसमें अब ओस्टियोब्लास्ट सेल्स भी होंगे, ओस्टियोक्लास्ट भी होंगे और बोन मैट्रिक्स भी होंगे, ठीक है। बोन मैट्रिक्स जो हम ओस्टियोब्लास्ट बनाएंगे सेल्स स्पंजी बनाने के लिए और वही आगे मैच्योर होके ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात अपने जहन में थोड़ा रिपीट करें कि जब आपकी स्किन पे कोई कट लगता है या कोई ज़ख़म बनता है, ब्लड जिससे निकलता हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि ये जो ब्लड क्लॉट ऊपर वाला होता है उसको रिमूव करने के बाद भी नीचे वाली स्किन आती है और वो स्किन भी हार्ड हो जाती है, देन उसको रिप्लेस की जाती है न्यू स्किन के साथ, राइट। ऐसा ही होता है। अब बोन्स के अंदर भी जो बोन फ्रैक्चर के टाइम पे ब्रेक हुए होंगे, फ्रैक्चर के टाइम पे जहाँ पर हीलिंग करना स्टार्ट हुई होगी वो गैप फिल अप होगा, लेकिन उसके जो सेल ब्रेक हुए थे बोन्स के वो उसी जगह पे मौजूद है ना जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था। अब क्या होगा कि जो थर्ड टाइप था सेल का ओस्टियोक्लास्ट अब वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब वो क्या करेगा कि जो ब्रेक हुए या ओल्डर जो टिश्यूज़ थे बोन के, उनमें से आपका जो कैल्शियम है उसको रीअब्जॉर्ब करवा के हेल्प करेगा ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की, ताकि वो क्या करे, आपकी जो सेल्स को ऑसिफाई करके और ज़्यादा मजबूत करें और जो वहाँ पर डैमेज डेब्रिस पड़ी हुई थी उनको बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइट वो वहाँ पे उसको खा के ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो ओस्टियोब्लास्ट हैं अपना जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस किया, अब उस मैट्रिक्स में ट्रैप होते जाएंगे और आपको पता है जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। और जब ऑस्टियोसाइट्स बन गया मतलब कि अब आपकी बोन का जो फ्रैक्चर है वो हील हो गया, अब आपका जो बोन का वो एरिया था वो कॉम्पैक्ट बोन में तब्दील हो गया।
अब वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वो कभी ब्रेक हुआ ही नहीं था। अच्छा, ये जो प्रोसेस है एक्सपेक्टेडली तो 3 to 6 मंथ हो जाता है, लेकिन ये मंथ्स भी ले सकता है ना, 1 से ज़्यादा मंथ्स भी ले सकता है रीमॉडलिंग स्टेज। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है द इंजरीज ऑफ जॉइंट्स। अब इंजरीज ऑफ जॉइंट्स क्यों हो सकती हैं? ये लेगामेंट और टेंडन की वजह से होती हैं। जब हमारे जो टेंडन और लेगामेंट हैं उनमें ट्विस्टिंग आ जाती है या टॉर्न आउट हो जाते हैं, तो जो है वो जॉइंट की इंजरीज़ होती हैं। अब ये इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि आपने हेवी वेट लिफ्ट किया हो, यानी हेवी एक्सरसाइज की हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह की हो, या आपको कोई इंजरी वगैरह लगी हो, ठीक है। अब इसकी जो 2 मेन टाइप्स हैं वो हैं डिसलोकेशंस। फर्स्ट है डिसलोकेशंस, दूसरा है स्प्रेन। डिसलोकेशन में क्या होता है कि आपके जो बोन्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और बोन्स जो हैं वो जॉइंट से सेपरेट हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो आपको फर्स्ट तो वही कि हो सकता है कि आपको इंजरी हुई हो, और सेकंड जो है हो आपकी आर्थराइटिस की वजह से भी, आर्थराइटिस जो हमने डिजीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जॉइंट्स की, उसकी वजह से भी हो सकता है। और थर्ड रीज़न ये है कि आपके जो मसल्स और आपकी जो टेंडन्स हैं वो वीक हों। टेंडन और मसल्स के वीक होने की वजह से भी कि आपके जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, यानी अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। इसकी रिजल्ट्स में डेफिनेटली आपको बहुत सारा पेन होगा, आपकी इमोबिलिटी आ जाएगी, आप उस बॉडी पार्ट को और वो बोन जो जिस पार्ट को सपोर्ट कर रहा होगा उसकी आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि या तो इसको फिजिशियल जो फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर थेरेपिस्ट होते हैं, उनके थ्रू सेट करवाया जाता है। अगर सीवियर किस्म का ये डिसलोकेशन हो तो सर्जरी की तरफ भी मूव करना पड़ता है। अब स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन बेसिकली आपके जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स की वजह से होता है। आपके लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पाँव में जो मरोड़ आती है वो लिगामेंट्स की वजह से आती है जब वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं। लिगामेंट्स का क्या काम होता है कि आपके जो 2 बोन्स होते हैं उनको आपस में जोड़े रखते हैं। ये कार्टिलेजस बोन नहीं होते, बल्कि ये जो है वो जो है फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं, जिसे जो दोनों बोन्स को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी वो लिम्ब जो है वो मुड़ जाए, आपकी जो टांग है वो मुड़ जाए, आपकी बाजू जो है वो मुड़ जाए, जिसकी वजह से आपके वो जो जॉइंट्स हैं, बेसिकली ये रिस्ट, एंकल की और उसकी जगह पे या नी की जगह पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ उन जॉइंट्स में जो लिगामेंट होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। इसकी जो बेसिकली जो ट्रीटमेंट की जाती है, ट्रीटमेंट से पहले अगर हम रिज़ल्ट की तरफ आएँ तो रिज़ल्ट वही, आपको पेन होगी, आपको स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो उसकी वजह से आपकी जो सराउंडिंग टिश्यू हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है वो डैमेज हो जाते हैं, और इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो आइस पैक होते हैं, आइस जो कूलिंग जो प्रेस है वो उस जगह एरिया पे दी जाए, या उस एरिया को जो है वो गर्म कपड़े के साथ, उस बैंडेज के साथ, अब आजकल तो बैंडेज आ गई हैं, उस बैंडेज के साथ उसको फोल्ड यानी कवर किया जाए ताकि उसको गर्माइश मिले और वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। आज के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।